अभी हमने बात की किसके बारे में, केमिकल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन की, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है हमें और केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट किसके बारे में कि देखो जो केमिकल इक्वेशन है उसके टाइप्स है ना, तो टाइप्स कई बार इसमें आपको डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, तो वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप की होती है, वो होती है आपकी दो टाइप की। ठीक है, पहला होता है इसमें आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहली जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो है आपकी कौन सी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है समझे जरा। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड आर ऑलवेज नॉट इक्वल। ठीक है, ध्यान रखना, आपने कई बार आप देखे होंगे कि आप लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहां पर वेइंग मशीन होती है। ठीक है, अब तो खैर हम डिजिटल वेइंग मशीन का यूज करते हैं, बट पहले क्या होता था, तराजू होता था, और तराजू में जो हमारी दोनों साइड्स दो पलड़े होते थे उसमें हम क्या करते थे, एक तरफ जो भी चीज को हम वेट करना चाह रहे हैं, सब्जी है या कुछ भी सामान लेने गए हैं उसको वेट करते, तो एक पलड़े में वो रखा जाता है और दूसरे पलड़े में रखे जाते हैं वेट 1 kg 500 ग्राम है ना, इतना था। तो अब क्या होता है कि जब वेइंग किया जाता है तो नोटिस क्या करते हैं कि जो बीच में एक निडल होती है वो निडल एक जैसे सेंटर पर स्टेबल होती है, तो हम मान के चलते हैं कि वो क्या हो गया, जो दोनों पलड़े हैं वो क्या होते हैं आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम देखें कि अगर एक तरफ भी क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, मान लीजिए कई बार वेट ज्यादा हो जाता है, तो ये जो पलड़ा है क्या होता है नीचे आ जाता है और ये पलड़ा ऊपर हो जाता है ना, और जो पॉइंटर है वो क्या होता है इधर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास आइटम ज्यादा है, वेट कम है, तो पॉइंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ध्यान रखना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हम तब किसी भी इक्वेशन को कहते हैं जब प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो। जब भी दोनों में से किसी भी तरफ रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड present in product side are not equal। ठीक है, कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर नहीं है तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन देखी थी उसी को देखते हैं। नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया, है ना, ये बनकर आ रहा था। अब अगर मैं कंपेयर करूं नाइट्रोजन को, तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हमारे पास 1 एटम है और यहां पर कितने एटम है, 2 एटम है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन का एटम क्या है, ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 3 एटम है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 ही एटम है। सो इट मींस कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है, और क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसीलिए ये इक्वेशन कैसे होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। और क्योंकि कोई भी इक्वेशन जरूरी नहीं है कि सारी इक्वेशन अपना इनिशियल पॉइंट से क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी, तो कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जो अनबैलेंस्ड होती हैं। तो इन इक्वेशंस को दूसरा नाम भी दिया गया है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये किसी भी इक्वेशन की सबसे बेसिक इक्वेशन होती है जो कि अनबैलेंस फॉर्म में होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो आता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप नोटिस करेंगे क्या, जैसा कि अभी हमने कहा कि देखो
हम जब भी कोई वे को मतलब कि सामान लेने गए, सामान को तराजू पर तौला, तो वो बराबर कब होगा, जब आपके दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, पॉइंटर एकदम क्या होगा, स्ट्रेट होगा, तो उसे कहा जाता है कि दोनों में जो वेट है, दोनों का जो मास है वो क्या है, बराबर है। तो सेम थिंग विद दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसी को क्या कहा जाएगा, जब बराबर होंगे तो उस इक्वेशन को कहा जाएगा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द इक्वेशन in which number of atom present in reactant side and number of atom present in प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ठीक है, कि जो दोनों तरफ हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ जब नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसी को कहा जाएगा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए एग्जांपल में आपको दिखेगा आयरन। आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आपको ये मैंने पहले बताया था जब हमने फैक्ट की बात की थी कि आयरन जो है ये कॉपर से क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और ये क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनाता है, और क्या होता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें अगर हम आयरन को काउंट करें तो आयरन का एक एलिमेंट एटम है, यहाँ पर आयरन का एक एटम है, कॉपर का भी एक एटम है, कॉपर का भी एक एटम है, सल्फर की बात करें तो सल्फर का भी एक ही एटम है, सल्फर का एक एटम है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो हर दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, बराबर है, तो इस इक्वेशन को कहा जाता है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये दो टाइप होते हैं किसके, केमिकल इक्वेशन के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या फिर राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, पहला डिफरेंस आप इसका डेफिनेशन का देंगे और दूसरा डिफरेंस आपका देंगे इसका एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉइंट्स आपको आपके सिलेबस में नहीं है और आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। फिर अब हम बात करेंगे, देखो ये तो बात समझ में आ गई कि इक्वेशन दो टाइप की होती है, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देन हाउ, इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ इट वुड बी बैलेंस्ड, ठीक, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो हमेशा याद रखना कि देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट शुड बी बैलेंस, इसे बैलेंस करना क्यों चाहिए। रीजन कई बार पूछा जाता है एक नंबर में कि क्यों जरूरी है किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो हमेशा ये याद रखना, अपने 9th क्लास में जो 3rd चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही क्या कहता है, डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट आप लेकर चल रहे हैं वो मास, उनका मास, और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसका मास, दोनों मास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो वो उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करती है। और जब तक कोई भी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करती, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल इक्वेशन अगर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, फुलफिल करेगी। तो इसीलिए हमें उन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ठीक है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए आपको जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो 3 फॉर्मेट में दी जाती है। पहला फॉर्मेट है वर्बल, जैसे कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combines together, it forms अमोनिया, पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट होता है नेम इक्वेशन। नेम इक्वेशन में क्या है कि इतनी बड़ी वर्बल स्टेटमेंट देने से अच्छा है वो आपको केवल क्या देगा, केवल नाम और नाम, मतलब कि केमिकल जो सब्सटेंस है उनके नाम यूज करेगा, जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। तो इसे हम नेम इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने सिंबल्स का यूज करके क्या किया गया है, नाम का यूज किया गया है। और तीसरा जो है ये होता है आपका सिंबल केमिकल इक्वेशन, जहां पर सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 एंड H2। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, ये फिजिकल स्टेट है इसकी। ठीक है, नाउ अब आपको करना क्या है, अगर आपको पहला फॉर्मेट दिया गया है कि इसको बैलेंस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर लेंगे कि केमिकल सब्सटेंसेस कौन से आपके पास। तो इस इक्वेशन में आपको दिखाई देगा कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो अमोनिया है, ये 3 ही केमिकल सब्सटेंस हैं, बाकी सब एक नॉर्मल क्या लिखा है, इंग्लिश है। तो आपको इन 3 पर फोकस करना है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टुगेदर, इसका मतलब नाइट्रोजन N2 कंबाइंस मतलब प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, इट फॉर्म्स, जहां आ जाए इट फॉर्म्स, इसका मतलब यहां पर आपको एरो लगाना है फिर, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट आने वाला है और प्रोडक्ट आपके पास क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया का सिंबल होता है क्या, NH3। ध्यान रखना, अमोनिया का सिंबल NH3 होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको एक रिएक्शन, एक वर्बल रिएक्शन से किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना होता है, जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट में हमारे पास जो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है उसको हम कंपेयर करते हैं रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहां पर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड कौन सा है, अमोनिया है, तो अमोनिया के नाइट्रोजन को कंपेयर करेंगे यहाँ के नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे यहाँ के हाइड्रोजन के साथ। तो आपको करना क्या है, आप जैसे ही कंपैरिजन करते हैं, तो देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, आप लोग अगर बुक का मेथड यूज करेंगे तो उसमें एक टेबल को 4 बार बनवाया गया है, तो वो सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं। हम जिस मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब एक ही स्टेप में आप क्या करेंगे, उसको ट्रायल कर लेंगे कि हाँ अच्छा इतने का डिफरेंस है, इससे मल्टीप्लाई, तो ये सब एक ही स्टेप में करना है आपको, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी मेथड पर जाए जो 7 स्टेप प्रोसेस है, तो अगर आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो एक ही इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो लगभग 15-20 मिनट का टाइम लगता है। और अगर ऐसी 3 इक्वेशन बैलेंस करने को दे दी जाए तो आपका 1 घंटा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उस 15 मिनट की केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, 1 मिनट के अंदर कैसे हम उसे बैलेंस करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड में ये चेक करना है कि जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 एटम है और यहाँ पर 2 है। अब देखो बराबर कैसे करना है, मैथ्स में हम जनरली अगर 2 इक्वेशन है और उनको बराबर करना चाहते हैं तो हम एडिशन भी यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, डिवीजन भी यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन साइंस आपको क्या करना है, केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन क्योंकि अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो केवल आप मल्टीप्लिकेशन ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, नाइट्रोजन को बराबर करना है।
अब आपको ध्यान ये रखना है कि हमें मल्टीप्लाई हमेशा किस तरफ करना है, लोअर साइड पे, जिस तरफ नाइट्रोजन कम है उस तरफ करना है। तो इस तरफ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो क्योंकि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कम है तो हम प्रोडक्ट में नाइट्रोजन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का भी एक स्मार्ट मूव क्या है कि आप पर्टिकुलर नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अब कंबाइंड स्टेट में है। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो जैसे आप इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल नोटिस नाइट्रोजन आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। नाउ अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 को आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 थे लेकिन अब वो डबल हो गए हैं, तो 3 2 जा कितने हो गए, 6। यहाँ पर नाइट्रोजन 6 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा इजीली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कई बार हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस भी मिलेंगी जिसमें थोड़ा मल्टीपल बहुत बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको पेपर में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस इक्वेशन को लिख लेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिख लेंगे। पहली बार में आप उसे पेंसिल से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे पेंसिल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ताकि अगर आपको मिटाना पड़े या उसकी जगह कोई दूसरा नंबर लिखना पड़े तो आप इजीली कर सकें। और जैसे आपको हो जाए कि हाँ मेरे नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, देन पेंसिल वाले को हटाकर आप क्या करेंगे, पेंसिल से फाइनल कर देंगे। ठीक है, जैसे अगले वाले में होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, मतलब क्या, सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, सोडियम ऑक्साइड। तो देखो सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको 9th क्लास का, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, और 9th क्लास के जो की वीडियोस जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ये बात क्लियर की गई है कि जो 3rd चैप्टर है जहां पर हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ये आपको इतना अच्छे से करके जाना होता है बिकॉज आपके चैप्टर क्लास 10th के अंदर जो शुरू के 3 चैप्टर है टोटली बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें आपको ये चीज काम आती है। तो सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Na2O। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या, सोडियम हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर आप सोडियम से शुरू करें तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इनिशियली पहले रफली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सोडियम दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने, 1 है। तो अब की बार आपका ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बट आपने नोटिस किया हो तो जैसे हम इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोडियम जो पहले 2 थे वो इंक्रीज होकर कितने जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपको वही चेंज आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो आप बैलेंसिंग करें तो उसमें मल्टीप्लाई पहले आप किसी और नंबर से करेंगे, बाद में पता चलता है कि आपने दूसरे सब्सटेंस को बैलेंस किया तो पहले वाला अनबैलेंस हो गया। तो पेंसिल से करना ताकि आप इसे रब करके अब क्या लिख सको, यहाँ पर 4 लिख सको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 4 सोडियम हो गया 4, 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब अब हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अगले वाले की बात करें तो देखिए आयरन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आयरन कम है तो हम आयरन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टुवर्ड प्रोडक्ट साइड। लेकिन अब आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 3, और यहाँ पर है कितने, 1। तो फिर से रिएक्टेंट साइड में आयरन कम है तो हम क्या करेंगे, 3 से पूरे वाटर मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने देंगे, 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड इट सेव्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ योर टाइम। एंड मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की, आपका परफेक्शन का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। और आप ये मान के चले कि एक बार में आप सारी कर लेंगे और आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम 2 से 3 बार आप इक्वेशंस को बैलेंस करें। आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी से बाहर कोई इक्वेशंस नहीं करनी। आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है एक्सरसाइज के, वही आप प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं में आप क्या करेंगे, उन्हीं को बैलेंस करेंगे बार बार।
ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में तुरंत ही स्पार्क होगा और आप उस इक्वेशन को विद इन अ मिनट क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस के टाइप कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन के कंपोनेंट और उनको अनबैलेंस को कैसे बैलेंस करना होता है। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके बारे में बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।